नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। महाराष्ट्र से लेकर तमाम राज्यों में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, तमाम जगह बवाल हो रहा है, हिंसा हो रही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार गिरी हुई है। बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री विदेश में है, हालांकि कहा जा रहा है कि वो हालात का हर जगह जायजा ले रहे हैं, लेकिन स्थिति अब इतनी बेकाबू होती जा रही है कि महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह को मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ रही है। और बात करनी पड़ रही है इधर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा बढ़ती जा रही है और अब उस हिंसा के खिलाफ जिस तरीके से वहां एक प्रतिहिंसा देखी जा रही है, वो अब समझ में आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है और क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही स्थितियां वहां पैदा करने की कोशिश कर रही थी। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और इधर जो अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले में जिस तरीके से ट्रस्ट ने फैसला किया है, चंपत राय को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन अब ट्रस्ट के भीतर से ही एक दूसरे के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं, एक दूसरे की पोल खोलने में लोग लगे हुए हैं और इधर चंदा चोरी की घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही हैं। कुछ और मंदिरों से भी अब इस तरह की लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। आखिर और उधर अगर बात किया जाए कि यहाँ पर जो तमाम जो ज़रूरी मुद्दे हैं, आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जनता परेशान है, सड़कों पर है, छात्र परेशान है, युवा परेशान है, आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार इन सब से बिल्कुल एक कहा जाए कि वो बेफिक्र है, उसको कोई फ़र्क इन सारी चीज़ों से नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या प्रदर्शन कर रहा है, किसके क्या मुद्दे हैं। और दूसरी बात एक और है कि अब अभी तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर थे, लेकिन एक और मंत्रालय में इस समय ज़बरदस्त मारकाट मची हुई है और वो मंत्रालय है पर्यावरण और वन मंत्रालय। क्या कुछ वहाँ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। पहले जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस समय हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और वहाँ पर कैसे एक तरफ लोगों की लिंचिंग हो रही है, भीड़ मार दे रही है और दूसरी तरफ पुलिस एनकाउंटर में मार दे रही है और वहाँ अपराध जो है वो लगातार एक के बाद एक बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सरकार को लग रहा है कि वो इनकाउंटर करके अपराध को रोक लेगी और लोगों को लग रहा है कि कोई अगर अपराधी कोई है उसकी निगाह में तो वो उसी को आम जनता ही उसको मार दे रही है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पुलिस प्रशासन और जनता सभी लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है और कानून के रखवालों की जो जिम्मेदारी है वो कहीं दिखाई पड़ नहीं रहे। बिल्कुल समीर जी, कानून के रखवाले कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और जिनके ऊपर कानून की जिम्मेदारी है, मालूम पड़ता है कि वही कानून भी अपने हाथ में ले रहे हैं। और जनता जो है, भीड़ जो है, जिसको भीड़ कहा जा रहा है, वो भीड़ नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये आरोप टीएमसी लगा रही है, वो खुद कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। लेकिन और तो अमलेंदु जी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी लिंचिंग हो रही है। अब ये कौन कर रहा है? ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लिंचिंग हो रही है और ये भी जो है वो भीड़ कर रही है, जिसको भीड़ का मतलब भीड़ जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लिंचिंग कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी के नेताओं की लिंचिंग कर रहे हैं और बीजेपी के नेता जब पहुंच रहे हैं तो उनको भीड़ जो है गद्दार गद्दार करके अब नारे लगा रही है। सायोनी घोष जो टीएमसी की सांसद थी, अब वो चली गई हैं एनसीपीआई में। अब वो टीएमसी की सांसद नहीं है ना, एनसीपीआई की, तो वो पहुंची थी बारुईपुर वहाँ। तो वहाँ अच्छा, आपको उनकी पार्टी का नाम भी याद है? बहुत सारे लोगों को तो, मुझको तो बिल्कुल भी याद नहीं था ये कौन सी पार्टी है। याद रखना पड़ता है, गद्दारों की पार्टियां भी याद रखनी पड़ती हैं, तो हम लोगों का काम है सबको याद रखना। ये वो पार्टी भी बड़ी एक कहा जाए कि एक बड़ी दिलचस्प पार्टी है कि जब ये लोग पहुंचे हैं तो उसमें जनप्रतिनिधि आए हैं। हाँ। यहाँ पहले पार्टियां बनती हैं, वो चुनाव लड़के जनप्रतिनिधि वहाँ पर चुने जाते हैं। यहाँ पहले जनप्रतिनिधि आ गए, अब वो पार्टी बन गई है। 70 सालों में यही तो इस लोकतंत्र ने विकास किया है समीर जी, कि भारतीय जनता पार्टी के पंजाब में विधायक होते हैं, 2 सांसद मिल जाते हैं 7, एनसीपीआई को वोट मिलते हैं 700, सांसद मिल जाते हैं 22-20। तो यही तो विकास हुआ है जी। मोदी जी ने यही तो विकास किया है अब तक 70 सालों में, जो नहीं हो पाया वो मोदी ने करके दिखाया है। तो यही करके दिखा रहे हैं। लेकिन बंगाल में परिस्थितियां बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही हैं और इधर मंदिरों में जो चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी के किस्से हैं ये और ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और सब में आरोप जो हैं वो बीजेपी और आरएसएस के लोगों के ऊपर लग रहे हैं समीर जी। बिल्कुल। और यहाँ पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो वहाँ जिस व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ है वहाँ पर उस इनकाउंटर को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। वहाँ जिस ये प्रभास मंडल
उनका एनकाउंटर हुआ है। उनकी मां का सीधे सीधे आरोप है कि पुलिस वाले आए और घर से उठाकर उसको ले गए और उन्होंने मार दिया है। यानी ये बिल्कुल वही पैटर्न है अमलेंदु जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है और बीजेपी के कई राज्यों में वो देखा जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल में भी वही सारी चीजें बिल्कुल उसी पैटर्न पर, या कहा जाए कि उसी मॉडल पर वहां पर अपराध को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, तो उसी तरीके से की जा रही है समीर जी, और इसको लेकर आरोप भी लग रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। और उनकी जो प्रभास मंडल की मां है, उनका कहना है कि 2 पुलिस वाले मेरे घर आए थे, मैं उसमें सोकर उठी थी और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बेटा मर चुका है। पूछा कि क्या मैं अस्पताल जाना चाहूंगी, उसको हम सुन भी लेंगे उसको लेकर, लेकिन इसको लेकर वहाँ काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है। क्योंकि एक आरोपी जो था उसको पहले पकड़ा गया, आरोप ये है उसको पकड़ा गया, लेकिन मालूम पड़ा कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो उसको दबाव में छोड़ दिया गया। उसके बाद भीड़ ने उसकी पीट कर जान ले ली। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं समीर जी। अब ये जो इस तरीके से आया, दूसरा जो आरोपी है उसको इस तरीके से मुठभेड़ में मार दिया। अब ये मुठभेड़ असली है या नकली है हम नहीं कह सकते, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होगी, क्योंकि हर मुठभेड़ की जांच होती है। लेकिन हम लोगों ने समीर जी देखा है कि इस तरीके के जो होते हैं किस्से, उनमें फिर बाद में मुकदमे कायम होते हैं। आपको याद होगा कि 2019 का एक केस था, एक पशु चिकित्सक थी हैदराबाद में, उसके साथ इसी तरीके की दरिंदगी हुई थी और उसके बाद पुलिस ने था वो यही सीन क्रिएट करने के तरीके से, जैसे यहाँ किया गया सीन क्रिएट करने का, कि सीन किस तरीके से हुआ था उस तरीके से ले जाके उसको एनकाउंटर में मार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच कराई थी और सिपुरकर आयोग बनाया था। 2022 में सिपुरकर आयोग की जांच की रिपोर्ट आई और उसमें उन पुलिस वालों को दोषी पाया गया और उसमें उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि उसमें अभी सजा नहीं हुई है कि केस चल रहा है, लेकिन सजाएं होंगी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच आयोग जो है वो न्यायिक आयोग है। अगर वो अपनी जांच में पा चुका है कि ये दोषी हैं, इसमें इन्होंने हत्या की है, तो सजाएं तो होनी ही है समीर जी। तो यहाँ भी इस तरह की चीज पहले भी हो चुका है, बहुत सारे फर्जी एनकाउंटर में सजाएं हुई, फर्जी एनकाउंटर्स में सजाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हो रहे हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार मामले उठ रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें समीर जी आ रही हैं, तो इसको लेकर बवाल काफी ज्यादा मचा। बिल्कुल, तो सुन लेते हैं वो प्रभास मंडल की मां है, वो क्या कह रही हैं, किस तरीके से घर पर उनके बेटे को मारा गया, या जो एनकाउंटर कहने की बात आ रही है वो उस पर सवाल उठा रही हैं। तो सुनते हैं किस तरीके से सवाल उठा रही हैं वो। পুলিশ তো গ্রেপ্তার করলো কালকে রাতেই পুলিশ গুলি করেছে, কারণ পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে গুলি করার চেষ্টা করে। আপনি খবর পেয়েছিলেন, জানতে পারলেন? সকালে এসেছিল 2টো পুলিশ, হ্যাঁ 2টো পুলিশ এসছে, বলছে প্রভাস মণ্ডলের মা আমি সবে উঠেছি, ঘর খুলেছি, তা বলছে আপনার তো ছেলে মারা গেছে, তা হাসপাতালে যাবেন, তাহলে আমাদের সঙ্গে চলুন দেখতে পাবেন। তাহলে যে আমার যাওয়ার ক্ষমতা নেই, আমি যেতে পারবো না। আমার স্বামী অসুস্থ খুব, আমার স্বামী এই 83 বছর বয়স, 4 বছর বয়স, সে উঠতে পারে না বিছানা থেকে, আমার যাওয়ার ক্ষমতা নেই, আপনারা যা করবে করি, আমার কোনো আপত্তি নেই। तो ये सीधे सीधे सवाल उठा रही हैं अमलेंदु जी की किस तरीके से पुलिस वालों ने उसको एक तरीके से ले जाकर फर्जी एनकाउंटर किया है, कहीं कोई एनकाउंटर नहीं है। पुलिस की थ्योरी भी अब अगर आप देखें तो हर एनकाउंटर की थ्योरी लगभग एक जैसी होती है कि भागने की कोशिश किया और सीन क्रिएट कराने के लिए गए थे। अच्छा समीर जी, ये थ्योरी जो है ये सब जगह, मतलब कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक सब जगह पुलिस की एक ही थ्योरी होती है। और आपको समीर जी याद होगा कि एक समय उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में डकैतों का बड़ा हुआ करता था, तो उस समय भी जो थे वो फर्जी एनकाउंटर खूब होते थे। उसमें भी था सब पे था वही गिरोहबंदी अधिनियम जो था वो लगता था, डकैत सबको बताया जाता था। और इसी तरीके से फर्जी जो थे वो सब होते थे कि वो डकैती की योजना बनाते हुए सब मारे गए, भागने की कोशिश की, हम पे पुलिस पे फायरिंग कर दी तो पुलिस ने फायरिंग की, उसमें मारे गए, या पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, छुड़ा के भागे। यही सब जो थ्योरी थी वो एक तरीके से होती थी। मतलब वही स्क्रिप्ट अभी तक घूम रही है लगातार, पुलिस वालों ने अपनी स्क्रिप्ट में कोई बदलाव नहीं किया। बहरहाल यहाँ जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उस पर आगे भी बात करेंगे। इधर अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला और तूल पकड़ता जा रहा है, और केवल अयोध्या नहीं, अब कई और जगहों से भी ये खबरें आ रही हैं। बद्रीनाथ धाम में वहाँ हुआ जो खबर आई है उसमें और भी कुछ अपडेट हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ और मंदिरों में चढ़ावा चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। इन सब को लेकर कांग्रेस के नेता हैं शक्ति सिंह गोहिल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं उसमें कांग्रेस का क्या पक्ष है। जिस तरीके से चढ़ावा चोरी करने वालों पर सवाल जो लोग उठा रहे हैं, अब उन पर सवाल उठाया जा रहा है।
तो ये सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये लोग आखिर बचा तो रहे ही हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि इनकी जो चोरी या डकैती है उस पर कोई सवाल भी न उठाए। सुन लेते हैं, चलते हैं सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शक्ति सिंह गोहिल क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। आपने ये देखा, अब ये उस वक्त पे सभी चैनलों ने चलाया, कुछ भक्त चैनलों ने 24 घंटे चलाया, और प्रधानमंत्री जी को मैं जानता हूं, वो अपने लिए बात कुछ भी आती है उसका पूरा संज्ञान रखते हैं। उनकी जिम्मेवारी बनती थी उसी वक्त इस लंपट राय को पहचानने की कि मैं एक आम इंसान हूं, कमजोरी से भरा हुआ हूं, और मुझे विष्णु का अवतार कह रहा है, जरूर इसके अंदर चोर है। पर ये नहीं कह रहा, तो और उससे ऊपर प्यार आ गया। मैं एक हिंदू हूं और हिंदू के नाते मुझे बड़ा दुख है, मेरे भगवान विष्णु वो कभी ऐसे इंसान का रूप नहीं हो सकते हैं। और अगर शासक को आप भगवान कहना चाहते हो तो कुछ शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने, रावण भी शासक था, और भी ऐसे शासक हुए जिन्होंने लूटफाट मचाई, तो क्या हर शासक को विष्णु का अवतार कह सकते हैं हम? प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त ही इसको रोकना चाहिए था कि मैं विष्णु का अवतार नहीं, आम इंसान हूं, और लंपट राय उर्फ चंपट राय, तुम ये जो कह रहे हो उसे मैं सहमत नहीं हूं। कहते हैं कि प्रूफ दीजिए। 27 अप्रैल 2026 से लेके 5 जून 2026 40 दिन का सीसीटीवी फुटेज मिला है, 40 दिन का। और इस 40 दिन के सीसीटीवी फुटेज में 70 टाइम्स चोरी करते हुए पकड़े गए हैं लोग। जूते में पैसे भर के, कपड़ों में बांध के, जेब में डालते, ये सीसीटीवी फुटेज है। सिर्फ 40 दिन के फुटेज में 70 टाइम्स चोरी होती हुई दिखती है। इससे पहले ऑडिट हुआ 2023 से 2025 तक का। ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि सारी कमजोरियां हैं, चोरी हो रही है, सीसीटीवी फुटेज का कवरेज वहां नहीं है जहां होना चाहिए। क्या यह ट्रस्ट की जिम्मेवारी नहीं थी कि उस ऑडिट रिपोर्ट को ठीक से जांच करें? आप देखिएगा, मैं मोदी जी को जानता हूं, शायद वो कभी कभी नाम से उसके गुण को भी परख लेते हैं। आप गूगल पे या एआई में देखिए, चंपट का मतलब क्या होता है। चंपट का मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाओ, वैनिश और डिसअपीयर, अदृश्य हो जाओ। शायद इसी नाम को देख के खुद ने पसंद किया, इस चंपट नाम को देखते हुए, कि ये वहां से चंदा गायब कर देगा और हमें फायदा हो जाएगा। वैनिश, डिसअपीयर, ये मीनिंग होता है उसका, चंपट का। अब देखिए, कोई भी एक शुरुआत होती है एक चिंगारी से, अगर आप उसको उसी वक्त बुझा दो, बड़ी आग नहीं लगती है। पता चला 2.93 करोड़ की जमीन थी, मंदिर के लिए ट्रस्ट को लेनी थी। 2.93 करोड़ की जमीन कितने में ली? 24 से शुरू हुआ 18 करोड़। 2.93 करोड़ की जमीन, अगर उसी वक्त पूरे ट्रस्ट को बर्खास्त करते, चंपट राय को निकाल देते, तो आज
ये नौबत नहीं आती। ये हिंदू धर्म में, मैं भी एक हिंदू हूं, हिंदू धर्म में या सनातन में कहते हैं कि शंकराचार्य जी महाराज वो हमारे आखिरी, उनका आदेश वो आखिरी रहता है। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, पर चुनाव आ रहा था, इनको मुहूर्त से क्या लेना देना था। ना इनको भाजपा को ना हिंदू से लेना देना है, ना राम से लेना देना है, ना शंकराचार्य जी से लेना देना है। शंकराचार्य जी ने मना किया कि जिस वक्त तुम ये कर रहे हो वो मुहूर्त ठीक नहीं है, मत करिए इसको। इन्होंने क्या किया, बात ठुकरा दी और उस वक्त मंदिर का फंक्शन किया कि जब उनको चुनाव में फायदा होना था, माने भगवान का। मैं रोज मेरे भगवान को प्रार्थना करता हूं, भगवान श्री राम को याद करता हूं, मैं मेरी कुल देवी मां की पूजा करता हूं, मेरे इष्ट देव की आराधना करता हूं, पर मेरे भगवान को मैं राजनीति में वोट बटोरने के लिए या नोट बटोरने के लिए मैं मेरे देवी देवता या भगवान का उपयोग नहीं करता हूं। ये भाजपा वाले और खासकर आज के दौर में जो बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम पे अपनी रोटी सेकते हैं। कुछ लोगों ने उस वक्त भी कहा, पहले शंकराचार्य जी ने भी मना किया, कोई नहीं गए वहां, एक भी शंकराचार्य जी, पर इनको सिर्फ राजनीति करनी थी। कुछ लोग सोशल मीडिया तो ये कि वहाँ पर जो कुछ हुआ है और जिस तरीके से उनको बचाने की कोशिश हो रही है, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं अमलेंदु जी, और एक बार फिर अब ये शक्ति सिंह गोहिल भी वही बात कर रहे हैं कि यहाँ सबसे बड़ी भूमिका जो रही वो चंपत राय की रही और कैसे उनको क्लीन चिट दी गई। और ये सारा कुछ इसलिए हुआ, चाहे वो चंपत राय की नियुक्ति हो, चाहे चंपत राय के खिलाफ कोई जांच ना होने देने की कोशिश हो, और चाहे उनको क्लीन चिट देने की कोशिश हो, सीधे सीधे उसके तार जुड़ रहे हैं दिल्ली से, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से और प्रधानमंत्री से। वहाँ बिल्कुल साफ तौर पर नाम आ रहा है कि ये तार उनसे जुड़े हुए हैं। बीच में जो खबरें भी आई कि कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय से जब उनसे दस्तावेज मांगे गए तो उन्होंने आंख दिखा दी, इसका मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री के खिलाफ भी तमाम चीजें चंपत राय के पास हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल समझिए, चंपत राय का जो बयान आया है वो भी यही बताता है कि वो कह रहे हैं कि मुंह खोलेंगे तो मतलब एक तरह से कहना उनका यही है कि कई बड़े लोग फंसेंगे, तो बड़े कौन फंसेंगे, बड़े जो फंसेंगे उसकी तरफ शक्ति सिंह गोहिल कह रहे हैं कि मोदी जी कपड़ों से ही नहीं पहचान लेते हैं, नाम से भी पहचान लेते हैं। तो चंपत राय को लंपट राय बता दिया है उन्होंने कि लंपट राय जो है उनको पहचान लिया मोदी जी ने कि ये लंपट राय है, लंपटाई करेगा, अपने काम में आएगा। तो ये कह रहे हैं शक्ति सिंह गोहिल, हम नहीं कह रहे हैं, शक्ति सिंह गोहिल इसको कह रहे हैं इसको लेकर। लेकिन समीर जी, इससे भी ज्यादा बड़ी बात जो है वो कांग्रेस के ही राष्ट्रीय सचिव है शाहनवाज आलम, और वो कह रहे हैं कि जो चंदा चोर चढ़ावा चोर हैं, इनका डीएनए जो है वो रावण से मिलता है, इनका डीएनए, और जांच का दायरा जो है योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत तक बढ़ाया जाए, इनको जांच के दायरे में लिया जाए। उनको भी हम लोग उनको भी सुनते हैं। और चूंकि चंपत राय कह रहे हैं कि मैं 1991 से बंदिर आंदोलन से जुड़ा, अजय राय को भी सुनेंगे, वो भी बहुत करीब से इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं, भाजपा में रहे भी हैं। हाँ, वो तो स्वयंसेवक भी रहे, स्वयंसेवक भी रहे, तो उनके पास ज्यादा पुख्ता जानकारी भी होगी। वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ जुड़े हैं 91 से, और 91 से ही क्या गुल खिला रहे हैं, उसको भी सुनेंगे। पहले शाहनवाज आलम जो कांग्रेस के नेता हैं उनको सुन लेते हैं, क्यों बता रहे हैं कि इस जांच के दायरे में मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लाया जाना चाहिए। आस्था के नाम पे चोरी कौन कर रहा है ये पूरा देश देख रहा है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें दूसरे दल तो कंपटीशन भी नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी का। चंपत राय, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, ये कौन लोग हैं? ये कांग्रेस से तो नहीं जुड़े हैं, ये सब विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग हैं। इनकी तस्वीरें मोदी के साथ हैं, योगी के साथ हैं।
अब योगी जी इस तरह का अनर्गल बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि विपक्ष ये मांग करेगा कि इस पूरे लूट कांड में मुख्यमंत्री जी को भी जांच के दायरे में लाया जाए, क्योंकि बिना उनकी सहमति के उनके लोग ये नहीं कर सकते। तो वो डरे हुए हैं कि कहीं ये मांग ना हो जाए, इसलिए वे विपक्ष के ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हैं। सबसे जो अहम बात यह है कि ये सब जो पूरा ट्रस्ट है इसमें आरएसएस के लोग हैं, तो क्या इस जांच के दायरे से मोहन भागवत जी को बाहर रखा जा सकता है? वो भी नहीं रखा जा सकता। तो इसकी जांच हो जाए और इनको भी इस दायरे में लाया जाए तो सब पता चल जाएगा कि आस्था के नाम पे कौन लूट कर रहा है। ये सब रावण के वंशज है। रावण ने सीता जी का हरण भगवा पहन के किया था, अब ये भगवा कपड़ा पहन करके लोगों के आस्था को लूट रहे हैं। इनका तो राम से कोई वास्ता ही नहीं है। इनका डीएनए टेस्ट कर लिया जाए, सब आपको रावण के लोग ही मिलेंगे। ये तो अब रावण का डीएनए मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन रावण के आचरण से तो तुलना कर रहे हैं कि यही काम उसने भी किया था जो ये कर रहे हैं, भगवा चोला ओढ़कर, यानी संत के वेश में लूट रहे हैं। सारे लोग जो वहाँ बैठे थे सब अपने को हिंदू वहाँ पर राम भक्त ही कह रहे होंगे। उसी आधार पर चूंकि सारे को सबको सर्टिफिकेट आरएसएस ने दिया हुआ था, सबको बैठा दिया और सब ने ऐसी लूट मचाई कि अब उस लूट के माल को बांटने में भी अब लूट हो रही है जबरदस्त। इस समय अमलेंदु जी ट्रस्ट में इस समय हंगामा मचा हुआ है। चंपत राय अनिल मिश्रा पर आरोप लगा रहे हैं, अनिल मिश्रा चंपत राय पर लगा रहे हैं। अभी ये सारी खबरें सूत्रों के हवाले से हैं, लेकिन कुछ दिन में ये सतह पर सामने दिखाई भी पड़ेंगी। बिल्कुल समीर जी, वो जो कहावत भी है कि चोरी ये माल को लेके जो है चोरों में झगड़ा हो जाता है, वैसी ही चीजें अब यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि अभी तक तो वो धार रखी जा रही थी, जो 8 लोग पकड़ लिए गए छोटे स्तर के कर्मचारी, अब उनके यहाँ से मिला क्या? किसी के यहाँ से 20 लाख मिला, किसी के यहाँ से एक प्लॉट मिला। यानी जो बताया जा रहा है कि 2000 करोड़ की चोरी हुई है, वो 2000 करोड़ का माल कहाँ चला गया? तो उस माल के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा है आपस में, अब शुरू हो गया है। चंपत राय का इस्तीफा ले लिया गया और अब वो चंपत राय जो है वो दूसरे लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अजय राय जो है वो कह रहे हैं चंपत राय को लेकर वो भी सुन सकते हैं। और शक्ति सिंह गोहिल तो साफ तौर पर कह रहे हैं लंपट राय। हाँ बिल्कुल। और चूंकि कल जो पत्र लिखा है चंपत राय ने, अब उन्होंने मौन व्रत साध लिया है। मौन व्रत साध लिया, पता नहीं मौन व्रत में उनसे पूछताछ होगी या नहीं होगी, लेकिन ये देखने वाली बात है। एक पत्र लिखा जिसमें बता रहे हैं अपने बारे में कि उनका कितना बड़ा योगदान रहा है, लेकिन कितना बड़ा योगदान रहा है वो अजय राय से भी सुन लेते हैं। अजय राय भी उनको काफी दिन से जान रहे हैं, और यही नहीं, अयोध्या में भी बहुत सारे लोग जान रहे हैं। अयोध्या के लोगों को में इतना ज्यादा गुस्सा है वहां पर ट्रस्ट के इन लोगों के ऊपर, और खास तौर पर चंपत राय के खिलाफ, कि वहाँ बहुत ही मुश्किल है कि ये इस तरीके से वहाँ इनको बचाना भी बड़ा मुश्किल है अगर ये सार्वजनिक तौर पर वहाँ दिखाई पड़ते हैं, चूंकि वो नाराज़गी बहुत ज़बरदस्त वहाँ देखी जा सकती है। अजय राय क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं उनको। देखिए, चंपत राय बंसल ये शुरू से राम मंदिर प्रकरण से जुड़े हैं। जब चंदा इकट्ठा हो रहा था, गांव-गांव में शिला पूजन हो रहा था राम मंदिर आंदोलन के समय, उस समय भी ये जुड़े थे, और उस समय भी ये अशोक सिंघल जी के बड़े खास सिपा सालार थे, उनके बड़े नज़दीक थे। वही कारण से उन्होंने पूरा अयोध्या के अंदर अपना साम्राज्य बढ़ाया। उस समय चंदा चोरी किया इन लोगों ने, पूरी टीम ने मिलकर। अशोक सिंघल जी आज नहीं है, उस समय भी काफ़ी बड़े 1400-1500 करोड़ रुपए का उन्होंने उसमें भी गबन किया था। उसके बाद जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से निर्णय आया कि वहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर बने और वहाँ पर स्थान चयन हुआ, उस समय से जब ज़मीन इन लोगों ने लेना शुरू किया, ज़मीन का बड़ा घोटाला किया। उसके बाद अब चढ़ावा में भी पैसे खा रहे हैं, भगवान का पैसा, भगवान राम का पैसा खा गई है लोग। तो ये अभी चुप्पी तोड़ रहे हैं। पहले क्यों नहीं बोला इन्होंने? अगर पहले गलत हो रहा था तो इनको पहले बोलना चाहिए था। जब सारी चीज़ें बाहर निकल कर आ गई तब आप चुप्पी तोड़ रहे हैं। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप भगवान के भक्त हैं, तो आपको गलत चीज़ें अगर पता चली उसमें तत्काल कार्रवाई करानी चाहिए, तो उसमें बोलना चाहिए था, मीडिया के सामने, लोगों के सामने, प्रशासन के सामने। सरकार आपकी है यहाँ से लेकर दिल्ली तक, क्यों नहीं बोले? आज जब फंस गया गला तो अब चुप्पी तोड़ रहे हैं। भगवान राम का पैसा खा गए, माताओं बहनों के आंचल का पैसा, जो माताएं बहनें अपने आंचल से पैसा बांधकर लेकर जाती थी, वो खा गए। अब बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को तत्काल कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, मेरी मांग है सरकार से। योगी जी के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, थोड़ा सा भी अगर मोदी के अंदर नैतिकता है, तो निश्चित तौर से कार्रवाई करें चंपत राय बंसल पे, अनिल मिश्रा पे, गोविंद देवगिरी पर, और जो एक और वहाँ पर बैठे हैं गोपाल राव, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग पूरे भगवान राम का
चढ़ावा चोरी किए हैं, चंदा चोरी किए हैं, और निश्चित तौर से इनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। मेरी 8 लोग गिरफ्तार हैं, 8 लोग पर तो कार्रवाई चली गई है। वो 8 लोग तो साधारण लोग हैं जो इनके कर्मचारी थे, जो इनके कहने से वहां पे चोरी करते थे। वो 8 तो कर्मचारी हैं, इनके मालिक लोग ये चंपत राय बंसल जी हैं, इसमें गोविंद गिरी जी कोषाध्यक्ष, उनका नाम ही नहीं कहीं आ रहा है। चोर चोर मौसेरे भाई, बिना कोषाध्यक्ष के दस्तखत किए, कोषाध्यक्ष ही तो दस्तखत करता होगा, सिग्नेचर अथॉरिटी कौन है? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष का नाम ही नहीं, वो ब्रीफ कर रहा है मीडिया को। कितने बड़े घाघ हैं, कितने बड़े चोर हैं ये सब, कि खुद मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। सोच सकते हैं आप, इससे साबित हो रहा है कि पूरी टीम चोरी में लिप्त है और पूरे तरीके से भगवान राम की उस मर्यादा वाली जो उनकी जो नगरी है अयोध्या, जहां जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान को, अयोध्या को कलंकित करने का काम आरएसएस और बीजेपी ने किया है। और ट्रस्ट की बैठक में गोविंद गिरी ने तो ये किस तरीके से वहाँ एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन अब भीतर भीतर एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। अब जो गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं अमलेंदु जी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ही सूचना दी कि इस्तीफा हो गया है। यहाँ तक कि दोनों का इस्तीफा मीटिंग में भी नहीं दिखाया गया। किसी को अभी तक नहीं पता चला है कि ये इस्तीफा कब दिया गया, किसको दिया गया, क्यों दिया गया, और वो स्वीकार हो गया। क्या लिखा, क्या लिखा गया इस्तीफे में? इसकी जिम्मेदारी ली गई कि नहीं ली गई कि हम इसमें शामिल हैं, हमको बचा लो, हम इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा गया है क्या? ये किसी को नहीं पता। एसआईटी की जांच का भी कुछ नहीं पता कि उसमें क्या नाम है। तो ये सब गड़बड़ झाड़ा चल रहा है। और सही सवाल जो है उठा रहे हैं अजय राय कि भाई जिसके ऊपर आरोप है वो आगे मीडिया के सामने बता रहा है, जानकारी दे रहा है। और कांग्रेस सेवा दल ने कल जारी किया कि 1 करोड़ 30 लाख की गाड़ी से जा रहे हैं ये सब चढ़ावा चोर जो हैं, ये सेवा दल कह रहा है। तो अब आप ये गजब का खेल चल रहा है कि जिस ट्रस्ट के ऊपर आरोप लग रहे हैं वही ट्रस्ट एफआईआर करा रहा है। जिस जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनको एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी जा रही है। उसके अलावा चंपत राय इस्तीफा दे देते हैं, किसी को पता नहीं चलता, फिर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है। और जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा रहा है चंपत राय की जगह पर, उसी को महासचिव बना दिया जाता है। ये पूरा खेल, और ऐसा लगता है जो कह रहे हैं कि बहुत बड़े घाघ हैं, इनको ये लगता है कि शायद पब्लिक को ये सारी चीजें नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, इनको लगता है कि जनता मूर्ख है और ये सब जो मूर्खों के सरदार हैं, इनको ये लगता है। लेकिन समीर, जब एक और खबरें भी आ रही है उसकी, हालांकि हम पुष्टि नहीं कर सकते, बताया जा रहा है कि फर्जी रसीदें भी छपाई गई थी। मतलब इतने बड़े पैमाने पे अगर कोई जैसे कहे कि साहब हमारा कहाँ है, तो अब रसीद दिखा दिया है, फर्जी रसीद दिखा देंगे। रसीदें फर्जी, वीआईपी दर्शन के नाम पर वहां रोज लाखों रुपए लूटे जाते, लाखों रुपए लूटे जाते। तो ये सब जो चल रहा था वहां, इसका सबका जो है सामने निकल कर आया कि किस तरीके से वहां डकैती हो रही थी। मंदिर परिसर में यह अपराध किया जा रहा था। और अपराधी कौन है? बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के सब कर्ता धर्ता जो हैं, ये सब लोग ये सब उसमें आ रहे हैं। इसको लेकर समीर जी, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और किसान नेता हैं हन्नान मोल्ला, वो कह रहे हैं कि डकैतों में फूट पड़ गई है, जिस तरीके से कल जो है कहा है चंपत राय। तो सुन लेते हैं हन्नान मोल्ला क्या कह रहे हैं। सीपीएम के नेता हैं, सांसद रहे हैं, और जो कुछ अयोध्या में इस समय चल रहा है उसको लेकर। Role of Anil Misra, treasurer of Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra. You know, I told your channel that when dacoits come together to commit some dacoity, they are very close friend. And after dacoity, when the division of spoils comes, then who will take more and who will take less? Then quarrel started. This is the character of loot. This loot has been organized for several years and it crossed all limit. Even the highest god of the country, he is not spared. So when after the loot now the blame game will go on, you blame each other, government and they are responsible for everything. But instead of finding out truth, they will try to conceal the truth, save the people in the upper strata, and lower level people will be identified and blamed. It is a normal practice of this system and BJP government. So because of that, this blame game. तो कह रहे हैं हन्नान मोल्ला कि जब डकैती करने के लिए एक साथ आते हैं तो ये बहुत करीबी दोस्त होते हैं। डकैती के बाद जब लूटे हुए माल को बांटने की बारी आती है तो इस बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है कि किसे ज़्यादा मिलना चाहिए और किसे कम।
फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लूट का यही स्वभाव होता है। ये लूट कई सालों से चल रही है और इसने सारी हदें पार कर दी हैं। वे एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे और कहेंगे कि हर चीज़ के लिए दूसरी सरकार जिम्मेदार है, लेकिन सच का पता लगाने के बजाय वे इसे छिपाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर वही देखने में आ रहा है। अब एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं अमलेंदु जी, ये ट्रस्ट के भीतर, वहां जो व्यवस्था के भीतर बैठे हुए लोग थे वही सब कर रहे हैं कि कैसे फर्जी रसीदें बन रही थी, कैसे वीआईपी दर्शन के नाम पर लूट हो रही थी, कैसे वहां जो दुकानदारी करने वाले लोग हैं वहां अपनी दुकान लगाते हैं उनसे कैसे कमीशन लिया जा रहा। बहुत सारी खबरें आ रही। बहुत बड़ा रैकेट जो है ये फैल चुका था बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का। समीर जी, ये चीजें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं और जब ये सरकार बदलेगी तो समझ लीजिए जाने कितने लोग जो है इस चढ़ावा चोरी में जेल में होंगे, ये मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि अभी तो सरकार कई लोग ये ज्ञान दे रहे हैं अमलेंदु जी कि यहाँ पर चढ़ा क्या कैसे, मतलब हिंदुओं को जिन्होंने आस्था पूर्वक जाकर वहां चढ़ावा चढ़ाया है उन्हीं को कोस रहे हैं कि जब दान दिया जाता है तो पूछा नहीं जाता, अरे दान दिया चोरों के लिए थोड़ी दिया जाता है दान भाई, दान भगवान को दिया जाता है, मंदिर को दिया जाता है, चोरों को थोड़ी दिया जाता है। चोर अगर भगवान की चोरी करेंगे तो चोरों को पकड़ के उनका इलाज भी किया जाता है, ये नहीं मालूम है इनको। जो भीड़ को आप उकसाते हैं वो भीड़ चोरों का इलाज भी करती है, किस तरीके से करती है मालूम है कि इनको नहीं मालूम है। ये तो चढ़ावा चोरों का इलाज तो भीड़ ने किया ही नहीं है। तो ये भी हो सकता है अगर इस तरह की बातें किए जाएंगी तो। अब इनसे सम्मान वापसी, चूंकि बहुत सारा चंपत राय को सम्मान भी मिल गया था, उसको वापस लेने की भी मांग रही है, उस पर भी आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं इस चढ़ावा चोरी को लेकर और दिन प्रतिदिन जो नए नए खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर, देखते हैं उनका ट्वीट। उन्होंने लिखा है कि अयोध्या के मंदिर से चढ़ावा, चंदा, दान चोरी का समाचार समस्त विश्व में फैल चुका है। दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाला सनातनी भाजपा और उनके संगी साथियों के कृत्यों से हो रही बदनामी की वजह से शर्मसार है, इसलिए आहत भी है कि उन्होंने भी मंदिर में दान चंदा भिजवाया था या स्वयं आकर चढ़ाया था। इस प्रकरण ने संपूर्ण विश्व में सनातन समाज आक्रोशित है, क्योंकि धर्म के साथ देश को भी भाजपाई अधर्मियों के कारण अपयश का शिकार होना पड़ रहा है। दुनिया भर के निवेशक भी अब अपना हाथ खींच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसी सरकार का क्या भरोसा जिसने अपने भगवान के दान पात्र तक को नहीं छोड़ा, वो कल को हमारे निवेश को क्या छोड़ेगी। भाजपा सरकार ने अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विश्वसनीयता पूरी तरह खो दी है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। जाहिर तौर पर इससे देश की तो बदनामी हो ही रही। सबसे बड़ी बात तो ये कि हिंदू धर्म की, जो सनातन धर्म जिसकी बार बार बात करते हैं बीजेपी, आरएसएस के लोग, उस धर्म की कितनी बदनामी हो रही है कि जिनको दिया गया, वहां पर जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने ही भगवान को लूट लिया। बिल्कुल समझिए, मतलब जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो वहाँ पहरा देंगे, तो पहरेदार में चौकीदार ही चोर है, चौकीदार ही चोर है। ये अब साबित हुआ जाके। नारा तो 2019 में दिया गया था, लेकिन साबित हो गया है मंदिर में कि चौकीदार ही चोर है। यही तो होगा। मतलब जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप यहाँ कीजिए, आप ट्रस्ट बनाया, मोदी जी ने कितने मन से बनाया, नाम देखकर बनाया। शक्ति सिंह गोहिल कह रहे हैं कि चंपत राय का नाम देखकर जो है, लंपट राय जो हैं, ये देखकर उन्होंने बनाया, और उसके बाद भी वहाँ जो कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये साबित हो गया। और 2019 के बाद ही समीर जी मतलब ये नारा सुन के शायद मोदी जी ने बनाया हो जी कि चौकीदार चोर है, इसको साबित करना है क्या, तो कैसे साबित किया जाए, ये भी हो सकता है। अब पता नहीं मोदी जी के मन में क्या है, क्योंकि जो क्योंकि बताते तो कुछ है नहीं, जो बताते हैं वो रेडियो में जितना बताते हैं उतना ही मालूम पड़ता है मन में क्या है। हाँ, उसमें भी ये सारी बातें नहीं करते। हाँ, ये सारी बातें नहीं करते, अभी तक नहीं की उन्होंने। मतलब हम सबकी भावना आहत है, सारे हिंदुओं की भावना आहत है, लेकिन मोदी जी की भावना अभी तक आहत नहीं हुई चढ़ावा चोरी से। लेकिन इसको लेकर के मिश्रा जो कांग्रेस के नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो क्या कह रहे हैं उनको भी सुनना चाहिए। जी बिल्कुल, चूंकि चंपत राय का बड़ा सम्मान भी किया गया, जगह जगह जो बता रहे हैं कि उन्होंने कितना योगदान दिया है हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में, तो उनको सम्मान दिए गए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जब उनके लूट कांड में उनके शामिल होने की बात सामने आ गई है तो ये सब दिया हुआ सम्मान वापस ले लिया जाए। सुन लेते हैं, कांग्रेस के नेता हैं के मिश्रा, क्या कह रहे हैं। इंदौर में देवी अहिल्या जन्मोत्सव समिति एक ख्यातनाम संस्था है, और हमारी सांसद रही सम्मानित नेता सुमित्रा महाजन जी ने उस संस्था में अपना अथक योगदान दिया है। और यह समिति वर्ष में एक बार एक लब्ध प्रतिष्ठित सम्मान जो राष्ट्रीय स्तर का होता है वह महान व्यक्तित्व को देती है। गत वर्ष माननीय चंपत राय जी को यह सम्मान जब देने का
उद्घोषणा हुई थी तब मैंने समिति से आग्रह किया था कि वे एक विवादास्पद व्यक्ति हैं। राम मंदिर के भूमि घोटालों में उनकी सीधी संलिप्तता पाई गई है। उनके विरुद्ध फैजाबाद में एफआईआर हुई है, इसलिए उन्हें मां अहिल्या के नाम पर जो सम्मान दिया जाता उससे नहीं नवाजा जाए। तब आदरणीय ताई, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा था कि यह सम्मान ज्ञात अज्ञात कार सेवकों का सम्मान है और चंपत राय जी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो 13 जनवरी 2025 को लता मंगेशकर जी के नाम पर जो ऑडिटोरियम है, वहां यह पुरस्कार मोहन भागवत जी ने उन्हें प्रदान किया था। मैंने ताई को एक पत्र के माध्यम से प्रार्थना की है कि वे ही चंपत राय जी जिन पर गत वर्ष मैंने आपत्ति ली थी, वे राम मंदिर के दान पात्रों में, चंदा चढ़ावों में जो डकैती हुई है, जो भूमि घोटाले हुए हैं, जो स्वर्ण आभूषणों की चोरी हुई है, उसमें एक बदनाम हो चुके हैं। और कल तो ट्रस्ट की बैठक में उनसे इस्तीफा भी, तो वहाँ पर बदनाम हो चुके हैं। उनको जो देवी अहिल्याबाई के नाम पर जो पुरस्कार दिया गया है, कह रहे हैं कि वापस ले लिया जाए, क्योंकि देवी अहिल्याबाई का इंदौर में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में, देश भर में बड़ा सम्मान है। उनके नाम पर आप एक ऐसे व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं जो भगवान के मंदिर में ही लूट कांड में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, और इसको अब चोरी से बढ़ के सब लोग जो हैं इसको डकैती कह रहे हैं। समीर जी, ये एक बड़ी बात हो रही है कि ये डकैती है और वास्तव में डकैती ही है जी। जब चोरी और सीना चोरी होने लग जाए तो वो डकैती ही है। चोरी तो चोरी करके चुपचाप भाग जाता है, छुपने की कोशिश करता है। पूरा संगठित तरीके से गैंग बनाकर कर रहे हैं, और बल्कि इन पे तो जो है डकैती जो गिरोहबंदी अधिनियम है उसके तहत इनकी सबकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं है और छोटे मोटे में करके छोड़ दिया जाए। तो इसीलिए सब मांगे हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इनकी सबकी जांच कराई जाए। समीर जी, जी बिल्कुल, तो ये इसकी जांच कराई जाए। ये मामला बढ़ता चला जा रहा है और इधर 20 किस तरीके से जगह जगह से लोगों ने दान दिया और जैसे घेरने की कोशिश हो रही है अमलेंदु जी इस पूरे गिरोह में शामिल लोग या उनके समर्थक, लेकिन उसका जवाब भी दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू, वो क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं कि कैसे वहां पर उन्होंने ही नहीं बल्कि उनके प्रदेश की जनता ने, लोगों ने बढ़ चढ़ कर वहां पर हिस्सा लिया था, वहां पर दान किया था। अब सबको ये लग रहा है, सबकी भावना आहत हो रही है कि आखिर हमने जो पैसा दिया, जो कुछ किया, उस भावना को किस तरीके से यहां पर रौंदा गया, आहत किया गया है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। राम मंदिर की जब स्थापना होने जा रही थी उस समय मैं विधायक था, मेरे पास कार्यकर्ता आए और कहा कि आप भी चंदा दो। मैंने अपनी श्रद्धा से सेरा रेस्ट हाउस में वहाँ चंदा दिया। उसके बाद जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी की थी। हमने, हिमाचल प्रदेश ने पूरे दिन की छुट्टी की थी इस उद्देश्य के साथ कि राम हमारे आराध्य हैं। राम भगवान के बताए हुए कदमों पर हमें चलना है। राम भगवान ने जो भी हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, हमारी सरकार ने उसको अपनाने की कोशिश की। आज हम इस बात के लिए आए हैं, जो राम के असली भक्त है वो कभी राम के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं, जो पूरे दिन की छुट्टी देते हैं, जो चंदा देते हैं, क्योंकि राम भगवान का एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि इंसानियत और इंसान ही की पूजा करनी है। जब हमें इस सृष्टि में जन्म हुआ, जन्म के समय जब हम बड़े होते हैं, युवावस्था में पहुंचते हैं, हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि सबका सम्मान करो, सबको अपनाओ। और इस प्रदेश की संस्कृति जिसने कई धर्मों को जन्म दिया है,
हिंदू धर्म का उदय यहाँ हुआ, बुद्ध धर्म का उदय यहाँ हुआ, सिख धर्म का उदय हुआ यहाँ हुआ। ये सब चीजें हिंदू धर्म की संस्कृति से निकली है। पर भारतीय जनता पार्टी के मंदिर के उद्घाटन के बाद जिस प्रकार से लाखों लोगों ने वहां अपनी श्रद्धा, चाहे वो गहनों के रूप में अर्पित किए, चाहे जेवरात के रूप में अर्पित किए, चाहे पैसे के रूप में अर्पित किए, गरीब से गरीब आदमी भी जो हिंदू धर्म में विश्वास रखता है 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का चंदा देता है, करोड़ रुपए तक का चंदा देता है। क्यों देता है? कि भगवान राम के चरणों में हमें ये चंदा दे रहे हैं, मेरी क्षमता इतनी है, मैं इस क्षमता से दे रहा हूं ताकि भगवान राम ने जो हमें रास्ता दिखाया उसको अपनाए। लेकिन क्या जो चंदा चोर वहां बैठे हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं को चोरी कर रहे हैं, ये पैसे की चोरी नहीं है, ये आस्था की चोरी है। और जहां आस्था की चोरी होती है वहां हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान के सभी नागरिक उठ खड़े होते हैं। एक भावनात्मक मुद्दा है। हमारी कैबिनेट ने आज ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चंदा चोरों को, जिन्होंने भी वहां चंदा चोरी किया है, कार्यकर्ताओं ने, उन्हें सद्बुद्धि दे और भगवान राम के चरणों में जाकर हमने ये आज प्रार्थना की है और भगवान राम मंदिर में आकर हमने ये मांगा है कि हे भगवान, ऐसे लोग जो राम के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीतिक चंदा इकट्ठा करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। आ जाइए। तो यहाँ क्या मांग कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं सुखविंदर सुक्खू को। लेकिन जो बात इन्होंने कही अमलेंदु जी कि हर व्यक्ति ने, गरीब अमीर, किस तरह से चंदा दिया वहाँ पर राम मंदिर के लिए। और आप ये देखिएगा, आपको याद होगा कि उस दौरान भी किस तरह से घोटाले हो रहे थे, फर्जी रसीदें छाप कर लोग वसूल रहे थे। हालांकि लोगों ने बहुत उस पर ध्यान नहीं दिया कि क्या है क्या नहीं, लेकिन ये खेल भी संगठित तरीके से हो रहा था। अब तो पता लग रहा है। बिल्कुल समीर जी, ये पता लग रहा है। और ये खेल अभी से नहीं, जो अजय राय कह रहे हैं कि वो 91 में और जो 86 में और 87 में, जब वो उसके बाद फिर जो उनकी 89 में रथ यात्रा निकली अडवाणी की 25 सितंबर 1989 से जो जिसकी शुरुआत हुई राम जान की रथ यात्रा, उस दौरान भी खूब इसी तरीके की लूट हुई और उसका चंदा कहाँ गया इसका कोई हिसाब ही नहीं है। मुझे याद पड़ता है कि विश्वेंदु गुप्ता नाम के एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उन्होंने विश्वेंदु परिषद को नोटिस इशू किया था कि अपने खाते दिखाइए आप और उसमें क्या गड़बड़ियाँ हैं। तो ये चंदा चोरी तो बहुत लंबे समय से हो रही है, आंदोलन के पूरे समय से हो रही है। ये आरोप लग रहे हैं, विपक्ष लगातार लगा रहा है और अभी भी ये सवाल उठ रहे हैं। और इसीलिए जो है प्रियांक खड़गे कह रहे थे, हमने सुनवाया भी था उनका, कि इसीलिए इन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया RSS का, किस तरीके से चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी करते रहे। लेकिन समीर जी, इसके साथ साथ एक और नई खबर जो आई है, एक और मंदिर की खबर आ गई है और उसमें भी अब जांच बैठा दी गई है। वो आप बता दीजिए खबर क्या है। बिल्कुल, अब वो मध्य प्रदेश से आ रही है। आप पहले तो उज्जैन में कैसे आसपास के जमीनों को लूट लिया वहां के मुख्यमंत्री ने ही, और अब वहां एक मंदिर से भी चोरी की खबरें आ रही हैं। आप स्क्रीन देख रहे हैं जो वहां पर स्क्रीनशॉट है और उस वहां मंदिर का ही क्या कुछ हुआ है। ये खबर ये है कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बगलामुखी मंदिर है, वहां दान से जुड़ी वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। जिला कलेक्टर ने 3 सदस्यों वाली जांच समिति का गठन करेंगे। यह समिति उन दावों की जांच करेगी कि सरकार द्वारा नियुक्त मंदिर प्रबंधन समिति से अलग एक गैर सरकारी समिति ने निजी बैंक खातों के जरिए भक्तों से नगद सोने और चांदी का चढ़ावा इकट्ठा किया। समिति 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। तो ये अभी वहां से ही खबर। इधर उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में वहां भी मामला आगे काफी बढ़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, वहां भी काफी आगे बढ़ रहा है। वहां जो मंदिर के अध्यक्ष थे ट्रस्ट के, उनका हमने बयान सुनवाया ही था यहाँ, जो स्वीकार कर रहे हैं कि चोरी हुई है वहाँ हुई, जांच होगी उसकी। और उसको लेकर तो शंकराचार्य पहले कह चुके हैं कि 450 कुंटल सोना वहां से गायब है और उस समय सब चुप्पी लगा गए थे कि शंकराचार्य गलत कह रहे हैं। अब वहीं के शंकराचार्य को ही मतलब गैर हिंदू बताने लग गए थे। और जो कह रहे थे अभी शक्ति सिंह गोहिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, समीर, ये समझ में आता है कि शंकराचार्यों को क्यों हटाकर ये ट्रस्ट बनाया गया राम मंदिर का, मोदी जी ने क्यों बनाया, ताकि चढ़ावा चोरी आराम से की जा सके। ये कहना है एक तरीके से शक्ति सिंह गोहिल का भी। तो ये सारी चीजें
चढ़ावा चोरों को लेकर समीर जी चल रही है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस पर लगता नहीं कि हंगामा थमने वाला है। और हंगामा थमने की बात तो छोड़िए, ट्रस्ट के भीतर भी अब जिस तरीके से लूटमार ये हुई है और उसका बंटवारा हो रहा है। अभी खबर आई कि जिन 8 इन अभियुक्तों को, जो कर्मचारियों को जेल में रखा गया है, वो जेल के अंदर ही आपस में भिड़ गए। अब सबको अलग अलग बैरक में शिफ्ट करना पड़ा। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा समीर जी। सब एक दूसरे की पोल खोल लेंगे, ऊपर वालों की पोल खोल लेंगे। उनमें कोई चंपत राय का आदमी है, कोई अनिल मिश्रा का है। समीर जी, अब बड़ा चिंता ये होने लगती है इन सबके विचारों की, जान को लोग लेकर भी, क्योंकि ये छोटे कर्मचारी हैं। इनको बहुत सारे बड़ों के राज मालूम होंगे, इनको तो छोटा छटाक भर का हिस्सा मिला होगा। अब 2000 करोड़ में किसी को 20 लाख मिल गए, किसी ने एक प्लॉट खरीद लिया 30 लाख का, तो क्या मिला उसे? कुछ भी नहीं मिला। लेकिन बड़े लोग जो है 2000 करोड़ रुपया कर गए, लेकिन इनको ये जरूर मालूम होगा कि 2000 करोड़ रुपया कहाँ गया, किस किसने चंपत किया है। तो अब इन बेचारों की जान को खतरा होगा समीर जी, ये बड़ा एक संकट है। ये भी है, बिल्कुल, ये एक बड़ा संकट है। लेकिन इसमें अभी देखिए क्या कितनी अभी और खबरें निकलती हैं, इन घोटालों की कितनी और परतें खुलती हैं, वो लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। अब एक बार फिर बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस समय क्या हो रहा है। सरकार बनने के बाद से ही, या यूँ कहें कि चुनाव जीतने के बाद से ही, सरकार तो कुछ दिन बाद बनी है, वहाँ जिस तरह से एक राजनीतिक विद्वेष से हिंसा हो रही है, अब उसकी जद में बीजेपी के अपने लोग भी आ रहे हैं। अब जब कहा जा रहा है कि जो बारुईपुर की जो घटना है, उसमें जिस व्यक्ति का इनकाउंटर किया गया है वो, और जिसको मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही है। कीर्ति आजाद जो प्रभास मंडल तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, कीर्ति आजाद दावा कर रहे हैं। सुन लेते हैं उनको क्या कह रहे हैं। वो हथियार छीनने की कोशिश कर रहा था जब सीन रिक्रिएट किया जा रहा था, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? आपको मालूम है प्रभास मंडल कौन है? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। उसके पास बहुत सारे इनके बारे में मालूम है, और यूपी की तरह कार्यक्रम यहाँ भी चालू हो गया। जिन लोगों को इनकी अंदर की बातें हैं, बीजेपी की अंदर की बातें मालूम है, इन्होंने क्या क्या तैयारी की हुई है, उस सब के बारे में ये लोग उगल न दें, इसलिए इनको दिखाया जा रहा है कि एनकाउंटर हो गया। तुम्हारे कस्टडी में है, कैसे एनकाउंटर हो गया? तुमने तो उसको पकड़ के रखा होगा ना। तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। एक राजा है, उसके घर में पुलिस बिस्तर पर बैठी हुई है, वो भी अभियुक्त है इसमें, इस कांड के अंदर। तो सब तरीके से, जिस तरीके से यूपी में सब कुछ छुपाया जा रहा है, उसी प्रकार से इन लोगों को छुपाया जा रहा है या फिर मार दिया जा रहा है, जिससे कि बीजेपी की बातें बाहर ना निकलें। पता कर लीजिएगा प्रभास मंडल कौन है, अपने आप पता लग जाएगा कि वहाँ का बहुत बड़ा बीजेपी का एक यह कार्यकर्ता है, सक्रिय सदस्य है। सर, बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है पश्चिम बंगाल के शामी भट्टाचार्य, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी या कुछ भी लॉलेसनेस बर्दाश्त, जिस तरीके की परिस्थितियां हो रही हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये अकबर और हुमायूं बाबर का सरकार नहीं है, यहाँ बीजेपी की सरकार है। हाँ, मुखबिरों की सरकार है। अंग्रेजों को जिसने समर्थन किया था उसकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, पूरे देश भर के अंदर। अगर लॉलेसनेस नहीं किया जाएगा तो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता जो महुआ मोइत्रा के ऊपर अंडे मार रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? जो सारे गद्दार हैं उनके साथ तो आपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और स्टेट फोर्स और सब कुछ दे के रखा हुआ है, लेकिन जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जो विपक्ष के हैं, जो तृणमूल के हैं, उनके आप कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रहे हैं। और जितने भी इसमें चोर चौहाड़ हैं वो सारे दूसरी जगह जाकर मिल जा रहे हैं, उनको आप सबको संरक्षण दे रहे हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, जरा सोच लें बीजेपी के अध्यक्ष कि किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सब कुछ अंडा उन्हीं पे फूट रहा है। लेकिन सर, जो घटना हुई है, तो ये वहाँ पर किस तरीके से दावा कर रहे हैं कि वो इसलिए मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया कि वो बीजेपी वालों के राज फाश कर देता हो। हाँ, वही जो भी थोड़ी देर पहले आप चिंता जता रहे थे कि अयोध्या में जिन लोगों को पकड़ के रखा जी बिल्कुल, तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी भी है समझिए बीजेपी के लोगों का। ये भी समझा जा सकता है जो कीर्ति आजाद कह रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि मालूम कीजिए वो कौन है, बड़ा कार्यकर्ता है बीजेपी का जिसका एनकाउंटर हुआ, और जिसको भीड़ ने पीट कर जिसकी जान ले ली वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है। ये भी कहा जा रहा है, विपक्ष ये कर रहा है, और टीएमसी से एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है कि ये एनकाउंटर क्यों किया गया। लेकिन जिसका जिक्र कर रहे थे समीर जी, कीर्ति आजाद, कि जो लोग महुआ मोइत्रा पर डंडे और अंडे और पत्थर फेंक रहे थे,
वो लोग क्या हैं, लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं ये लौट कर भी आ रही हैं। सायोनी घोष जो बीजेपी की समर्थक हो गई हैं अब, और टीएमसी की सांसद थी, वो जब पहुंची बारुईपुर तो उनके खिलाफ वहाँ नारेबाजी हुई। और वो जब प्रेस से बात कर रही थी तो उनको गद्दार गद्दार के वहाँ लोगों ने नारे लगाए। वो भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके साथ किया गया, और इस पर कल्याण बनर्जी क्या कहते हैं उसके बाद उनको भी सुनेंगे। बिल्कुल, पहले सायोनी घोष को सुनते हैं, क्या कुछ हुआ जब बारुईपुर वो पहुंच रही थी, जा रही थी, और किस तरीके से उनको जनता ने उस वहाँ पर उनके खिलाफ नारेबाजी की। मैं यहाँ पे आई थी, मैं परिवार के सबके साथ मिली हूँ, और ये जो रेप होता है ना, ये कुछ ऐसा नहीं होता है, योर रेप वर्सेस माई रेप नहीं होता है। जब किसी की जान जाती है, किसी बच्चे की जान जाती है, किसी माँ की कोख अगर खाली होती है, उसका दर्द हमारे दिल में भी होता है। हमको यही अपेक्षा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री से कि जांच हो, सच्ची जांच हो, अच्छी जांच हो, जो लोग इम्प्लिकेटेड हैं, जो लोग दोषी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि हम इसके डेप्थ तक जाएंगे, इसके अंत तक जाएंगे, और अगर ये ऐसा देखने में शायद लग रहा है कि 2, 3, 4 लोग इसके साथ युक्त है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। ठीक बोलছি আমি, ठीक बोलছি আমি, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, और इससे हमारे घर की बच्चियों को आगे जाके उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी निरापत्ता, ये हमको निश्चित करना है। अभी नई सरकार आई है, 2 महीने की सरकार है, और हम सब चाहते हैं कि देखिए सरकार आएगी, ये कोई पार्टी नहीं चाहता, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि रेप हो। वो बीजेपी के मुख्यमंत्री भी नहीं चाहेंगे, तृणमूल के भी नहीं चाहेंगे, कांग्रेस के भी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसी एक घटना घटती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है कि उसको कैसे हैंडल किया जा रहा है। तो हमारी मुख्यमंत्री अच्छे से इसको हैंडल करे, और जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कैपिटल पनिशमेंट मिले, और जो लोग यहाँ पे आगे बढ़ के आए, जो लोगों ने पुलिस से भी पहले यहाँ पे इस बच्ची के लिए जिन्होंने आवाज उठाई, मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ कि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद एकदम फांसी तो होते ही হবে, ফাঁসি হতে হবে, এবং তার জন্য যেখানে যেখানে চিঠি লেখার আমরা লিখবো, তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, তোমরা ছিলে বলে এই বিষয়টা এরকম ভাবে। तो वहाँ पर कह तो रही है कि ये बड़ा रैकेट है, अब हाँ रैकेट, लेकिन अमलेंदु जी जो नीचे चल रहा है, विजुअल चल रहा है, वो इनके खिलाफ वहाँ पर नारेबाजी और गद्दार और क्या क्या कह रहे हैं, गद्दार के नारे जो हैं सायोनी घोष के लिए लगाए जा रहे हैं, ये वहाँ पे आ रहा है। लेकिन सायोनी घोष भी एक बात स्वीकार कर रही हैं कि ये बड़ा रैकेट है, और बड़ा रैकेट कौन सा है वो कीर्ति आजाद बता रहे हैं कि बड़ा रैकेट बीजेपी के नेताओं का है। तो बीजेपी के वहाँ सरकार में आते ही गुंडागर्दी किस तरीके से बढ़ गई बंगाल में। ये बंगाल जो था वो बंगाल नहीं था जो आमार सोनार बांग्ला था, वो ये बंगला जो है इन्होंने इसको मिट्टी का बंगाल बना दिया है। बीजेपी ने आते ही आते ये साफ तौर पर समझी दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से वहाँ अपराध बढ़ रहा है। अब इनके साथ जो हो रहा था, जो नारे लग रहे थे, इसको लेकर कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी हम लोग सुन सकते हैं कि सायोनी घोष के साथ जो गद्दार के नारे लगे वो क्यों लगे। बिल्कुल, तो कल्याण बनर्जी को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तो सुनेंगे कल्याण बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, और वहाँ क्यों लग रहे हैं। सायोनी घोष भी तृणमूल कांग्रेस से ही जीतकर लोकसभा पहुंची हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के खेमे में दिखाई पड़ रही हैं, जो बागी लोग हैं उनके साथ में। लेकिन एक और भी चीज़ है अमलेंदु जी कि सायोनी घोष को जाने की अनुमति मिल गई वहाँ पर। तृणमूल कांग्रेस के जब नेता ममता बनर्जी जा रही हैं और नेता जा रहे हैं तो फिर उनको रोक दिया गया है, और उसके अलावा दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी जाने दिया। ये तो समीर जी जंतर मंतर से लेके बंगाल तक ये दोनों चल रहा है। जी हाँ। जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी को बिना अनुमति के भी धरना प्रदर्शन करने की, आमरण करने की अनुमति है। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई मांग रहे हैं अनुमति, तो उनको नहीं मिल रही है प्रदर्शन की अनुमति। बारुईपुर जाने के लिए ममता बनर्जी निकलती हैं तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। कैंडल मार्च करने के लिए निकलती हैं तो प्रोटेस्ट रोक दिया जाता है। सीपीएम के डेलीगेशन को वहां जाने की अनुमति दी जाती है, वो जाके वहां दौरा करते हैं। ऋतुवत बनर्जी और सायोनी घोष वहां जाकर दौरा करते हैं। तो ये चल क्या रहा है, ये क्या जुगलबंदी चल रही है। उत्तर प्रदेश में जब अजय राय जाते हैं मंदिर तो उनको रोक दिया जाता है और केजरीवाल को दर्शन करा दिए जाते हैं। तो ये सब जगह जो चल रही है जुगलबंदी, ये भी समझा जा सकता है कि क्या जुगलबंदी किस तरीके से चल रही है। यानी सरकार भी हमारी और विपक्ष भी हमारा। बिल्कुल, सरकार भी हमारी, विपक्ष भी हमारा, और जनता जो वो जाए भाड़ में। बिल्कुल।
लेकिन अभी जब आपने जिक्र किया तो अब उसका अपडेट भी ले लेते हैं कि इस समय जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर चल क्या रहा है, किस तरीके से। आज 11वां दिन है सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का। हालत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। जो डॉक्टरों का कहना है कि 7 किलो वज़न उनका घट गया है। अभिजीत दीपके जो इसके प्रमुख हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है सोनम वांगचुक की तस्वीर के साथ, और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि 11वां दिन है उनकी हंगर स्ट्राइक का, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और चूंकि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है, उस मांग को लेकर वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर 1 करोड़ रुपए कंपेंसेशन दिया जाए उन छात्रों को जिन्होंने इसमें अपनी जान ली है, इस नीट परीक्षा के चलते जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये 2 मांगे हैं, और इन मांगों को लेकर भी वहाँ पर केवल सोनम वांगचुक के अलावा कई और छात्र नेता और छात्र भी बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? वो तो सब एक दूसरे को क्लीन चिट देने में, जब यहाँ भगवान राम के मंदिर को लूट लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर नहीं पसीज रहे हैं, तो इन छात्रों की मौत पे कहाँ पसीजेंगे? बिल्कुल नहीं पसीजेंगे समीर जी। अच्छा, मौत जो है वो सिर्फ छात्रों की नहीं हो रही समीर जी, छात्रों की तो मौत हो ही रही है, ये तो है ही। लेकिन जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं महाराष्ट्र में, जी हाँ, महाराष्ट्र में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हालात इतने बिगड़ गए हैं, वहाँ जो बारिश हो रही है उसकी वजह से महाराष्ट्र में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकदम असहाय नजर आ रहे हैं। 14 लोगों की जान एक ही जगह चली गई बारिश में। और ये समीर जी पहली बार नहीं हो रहा है कि मुंबई में इस तरीके से होता है। वहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, बल्कि कई इंजन लगे हुए हैं वहाँ तो। जितने इंजन हो सकते हैं सब बीजेपी के, सब बीजेपी के इंजन है। मतलब बीएमसी से लेकर और राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक सब बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी की वहाँ सरकार है। और वहाँ इस तरह की चीजें हो रही हैं, और हालात इतने ज्यादा गंभीर हो गए हैं कि आज सुबह बताया यह जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बात करनी पड़ी है देवेंद्र फडणवीस से, जबकि चर्चाएं ये होती हैं कि अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। उसके बावजूद अगर अमित शाह को बात करनी पड़ रही है फडणवीस से, इसका मतलब हालात बहुत ज़्यादा बेकाबू हो चुके हैं। राज्य सरकार वहाँ बाढ़ के हालात से निपटने में पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। ये समीर जी पूरे देश के अंदर परिस्थितियाँ बन रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से वहाँ बाढ़ के हालात हैं, और केवल मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के कई दूसरे इलाकों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, और दूसरे राज्यों में भी, सूरत में भी अमलेंदु जी आधा सूरत बता रहे हैं कि वहाँ पर डूबा हुआ है, वहाँ पर लगा पूरी जो व्यवस्था है वो खराब हो गई है। और सूरत, अब इन सारे जगहों को आप छोड़ दीजिए, केरल में भी हालात खराब है, वहाँ बहुत भूस्खलन हुआ है। यहाँ आप उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश में ही हालात किस तरह के हैं। एनसीआर में आप देख लीजिए, 4-6 बूंदें पड़ी नहीं कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, स्टेशन में वहाँ पंखे से पानी टपक रहा है, पंखे से पानी टपक रहा है समीर जी। यानी पूरी व्यवस्था जो वो चू रही है, टपक रही है। मोदी जी का विकास जो है वो ऐसी टपक रहा है और ऐसी बह जा रहा है। और कांग्रेस ने कल वो एक जारी किया वीडियो नेशनल हाईवे का, कि वहाँ किस तरीके से गड्ढे हो गए हैं, जबकि 3 महीने पहले मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। पहली बारिश में ही नेशनल हाईवे में गड्ढे हो गए, बहे चला जा रहा है। तो ये विकास जो किस तरीके से बह रहा है ये भी समझ में आ रहा है समीर जी। बिल्कुल, विकास किस तरीके से पानी में बह रहा है वो समझ में आ रहा है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं, वहाँ पर वो सम्मान ले रहे हैं, सर्टिफिकेट बटोर रहे हैं। अभी 2 अन्य देश हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी उनको जाना है। 6 दिन का लंबा टूर है। उसके बाद यहाँ आएंगे, तब फिर बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है, शायद इस पर भी कुछ संज्ञान लें। और हो सकता है कि लौटने के बाद अयोध्या के राम मंदिर में जो डकैती हुई है, जिसको लोग अब डकैती कह रहे हैं, उसका भी संज्ञान लें। हालांकि ये सब कुछ उनके आंख के सामने ही हुआ, जब तब यहीं पर थे, विदेश तब नहीं गए थे। लेकिन देखना यह है कि संज्ञान क्या लेते हैं, या फिर उसको भी ऐसे सुनकर निकाल देंगे और ऐसा लगेगा कि उन्होंने कुछ देखा और सुना ही नहीं है। बहरहाल यहाँ पर सवाल उनसे भी पूछा ही जा रहा है, लपेट में वो भी हैं, क्योंकि ट्रस्ट में एक एक व्यक्ति की नियुक्ति उनकी अपनी मर्जी से हुई थी, उनकी पसंद से हुई थी। तो वो कोई कार्रवाई करते हैं, नहीं करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, नहीं करते हैं, ये देखना होगा। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।